हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज की टॉपिक होगी कि अमेरिका की गृह युद्ध। और ये भाग 1 है। इसमें छोटे से पॉइंट और हो जाएं, बच गए थे तो मैंने सोचा भाग 2 में बना के इसे कंप्लीट कर दूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। कुछ बात हैं ऐसे जो आप तक करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपना पॉइंट शुरू करें, यदि आपको समय मिले सर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद रहेगा हमारे ऊपर। खैर दोस्तों, ये तो मजाक की बात रही, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमेरिका का गृह युद्ध। यदि मैं किसी से पूछूं कि भाई अमेरिका का मतलब क्या होता है, तो विश्वास करो दोस्तों कि 70% लोगों को पता है कि अमेरिका एक देश है। इज इट? आप भी बोलोगे हाँ भाई अमेरिका एक देश है, लेकिन जब अमेरिका का फाउंडेशन हुआ था, अमेरिका बना था, तो इसके निर्माण के समय में कुछ अलग अलग बातें थी। यदि मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल 1787 में जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के पद ग्रहण किया था, उस समय विश्व को एक नया राष्ट्र मिला था। विश्व को ने एक उपलब्धि की ओर ले जाने वाली एक सशक्त जो है ना स्टार मिला था। ये विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना रही। लेकिन एक अहम बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती भाग में स्थापित 13 ब्रिटिश उपनिवेश ने मिलकर एक महासंघ की स्थापना की। ये बात याद रखिएगा, 13 ब्रिटिश उपनिवेश ने मिलकर एक महासंघ की स्थापना की थी। आरंभ में यह राज्य 13 स्वतंत्र गणराज्यों का एक महासंघ था, पर यह व्यवस्था बहुत काल तक चलने वाला नहीं था। परिणामतः 1787 ईस्वी में ही अंगीभूत जो राज्य का प्रतिनिधित्व का सम्मेलन बुलाया गया तथा एक संविधान तैयार किया गया। नए संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, समझ रहे, स्वतंत्र राज्यों का एक महासंघ मात्र नहीं रह गया था। उसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करनी पड़ती, मतलब कि अमेरिका के लोगों को उसी वक्त से दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। दोस्तों, दोहरी नागरिकता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक केंद्र का और एक राज्य का। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे थे। अब प्रत्येक नागरिक को कुछ बातों के लिए संघ तथा राज्य के कुछ अन्य बातों को जो है ध्यान में रख के काम करना होता था। 1789 ईस्वी में नए संविधान के लागू होने के पश्चात प्रसिद्ध उत्तर पश्चिमी अध्यादेश पारित करके ओहियो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की गई। इसके अंततः पश्चिम की ओर राज्य जो है प्रसार का एक विराट अभियान शुरू हो गया। कुछ ही काल में अमेरिका संघ राज्य की अंगीभूत राज्यों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि बस, और उसी के साथ उसकी जनसंख्या बढ़ने लगी। जमीन भी बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ी, साथ में बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ी। अब यहाँ पे उद्योग धंधों ने एंट्री ले लिया था, और उद्योग धंधों ने एंट्री लिया तो अमेरिका तो 2 भागों में बटा हुआ था उस समय भी। तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अलग अलग प्रभाव पड़ा इन लोगों में। 2 अलग अलग भाग थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों में अलग अलग प्रभाव पड़ा। वो क्या पड़ा मैं बताता हूँ। ने कृषि उत्पादन पर निर्भर रहने वाला राज्य है ना, ये जो पूरा राज्य था ये कृषि उत्पादन पर निर्भर था। और दक्षिण राज्यों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। वह सारा का सारा जो है कपास इंग्लैंड को जो सूती मिलों के लिए निर्यात कर देता था। इन राज्यों को उद्योग धंधों का जो है विकास के बराबर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये पूर्णतः कृषि प्रधान पर निर्भर था। फलतः दक्षिण के निवासी सस्ती से सस्ती दरों पर उपभोक्ता सामग्री खरीदना चाहते थे। वे उन्मुक्त या अभिनियंत्र व्यापार के समर्थक थे और इंग्लैंड के साथ घनिष्ठतम संबंध बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, दोनों ही जो क्षेत्र थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एक में खेती हो रही थी, एक में जो है औद्योगिकरण फल फूल रहा था। अब ऐसा हुआ कि दोनों क्षेत्रों के मध्य इससे भी अधिक मौलिक अंतर मजदूरों की स्थिति को लेकर हो गई। कपास की जो है मांग में बेशुमार वृद्धि होने के फलस्वरूप दक्षिणीवर्ती राज्यों में गुलामी प्रथा और जो है एक होता है ना बगान प्रथा की काफ़ी वृद्धि हो गई, काफ़ी बल मिल गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था था समाज को यह अभिशाप विरासत में मिल गया। औद्योगिक धंधा बढ़ने लगा।
उद्योग धंधा बढ़ा तो बड़ी मात्रा में उनको लेबर मजदूर चाहिए, तो लेबर मजदूर किस तरह लिया जाए, सैलरी बेस पे उस समय लिया नहीं जाता था, तो गुलामों को खरीदने की प्रथा शुरू हुई और इतनी ज़्यादा और इतने अधिक मात्रा में हुई जो कि अमेरिका इससे ग्रस्त हो गया, उनकी समाज पे इसका प्रभाव पड़ने लगा। दोस्तों 19वीं सदी में सभी पाश्चिमिक, गौर से सुनिएगा, सभी पाश्चिमिक देशों में गुलामी की प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार हो गया था। यानी 19वीं सदी होते होते सभी लोग जो है गुलामी से आज़ादी होना चाहते थे। विश्व के जितने भी देश थे, इंग्लैंड के उपनिवेश में 1833 ईस्वी में, फ्रांसीसी उपनिवेश में 1848 ईस्वी में, लेटिन अमेरिकी गणतंत्र में सदी में पूर्वार्ध में ही गुलामों की खरीद बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब ये जो दो हम नाम बताए हैं, इसी समय से गुलामों की खरीद बिक्री में प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय क्योंकि स्थिति बदल रही थी तो लोगों ने क्या किया, समय रहते हुए गुलामी की जो प्रथा होती है इसे ख़त्म कर दिया। कब कब ख़त्म किया है? एक है 1833 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1848 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में जो है ये इंग्लैंड के उपनिवेश में हुआ था और 1848 में जो है ये फ्रांसिस के उपनिवेश में हुआ था। रूस तथा ऑस्ट्रेलिया में भी बंधुआ मजदूरों की प्रथा 19वीं सदी तक खत्म कर दी गई थी। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य पर प्रथा जो है ये किसी रूप से खत्म नहीं हो रहा था और वो लोग चाह भी रहा था कि ये प्रथा खत्म न हो। इन राज्यों को कपास क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ उत्पादन की सारी प्रक्रिया अमेरिकी हबशी गुलामों के श्रम पर निर्भर होती थी। अमेरिका में हबशी गुलाम हुआ करता था जिनके ऊपर सारी देखरेख, सारी काम क्रिया की जो है भार होता था, क्योंकि वे बेगार करने वाले गुलामी की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते थे वहाँ के लोग, इसीलिए वहाँ के जो मजदूर नहीं ठहर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रथा को चालू रखा। इस आर्थिक परिवेश में उत्तर और दक्षिण का मतभेद बढ़ता गया। दोनों क्षेत्र की जो ओर से पश्चिम की ओर विस्तार के अभियान का सिलसिला प्रारंभ हुआ। दक्षिण क्षेत्र से पश्चिम की ओर अभियान करने वाले बगान मालिक जो प्लांटर्स होते थे, वे बड़े बड़े बगान लगाने का इरादा रखते थे। इसके विपरीत उत्तर की जो ओर थी अभियान जो छोटे छोटे फार्म स्थापित करना चाहते थे। दक्षिण में बड़े बड़े बगान, उत्तर में छोटे छोटे, क्योंकि उनके पास पूंजी की जो कमाप्ती थी। दोस्तों ऐसा हुआ कि जो बाकी लोग थे, अन्य व्यापारी थे, उसको कई सारे रोजगार मिले। वे रेलवे कंपनियां खोले, जो उत्तरी लोग थे सड़कें बनाते या नए बाजार कायम करते थे। इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच मिसिसिपी नदी, एक इम्पॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा, उसका नाम है मिसिसिपी नदी के आगे वाले इलाकों में फंसने के लिए घोर प्रतियोगिता शुरू हो गया। 1846 ईस्वी में संयुक्त राज्य ने मैक्सिको पर आक्रमण कर दिया। आपसी मतभेद होते होते उन्होंने रहा नहीं गया और मैक्सिको जो कि उसका अपना क्षेत्र था उसी पे उसने आक्रमण कर दिया। उत्तरी राज्यों में इस आक्रमण की जो है कटु आलोचना हुई, क्योंकि यह काम दक्षिण राज्यों की मांग पर हुआ था। किंतु जब युद्ध समाप्त हो गया तो इसके लाभ में हिस्सा बांटने के लिए उत्तरी राज्य भी मैदान में कूद पड़े कि भैया जब युद्ध हो ही रहा है तो मैं भी कूद ही जाता हूँ, मुझे भी दे ही दो। तो दक्षिणी जितने भी थे वो भी कूद गए। टेक्सास से प्रशांत महासागरीय तट तक फैला हुआ समूचे क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध के फलस्वरूप अपना अधिकार कायम कर लिया। इस विस्तृत इलाके में स्थापित पहला राज्य कैलिफोर्निया था, जहां दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1820 ईस्वी में ही उत्तर और दक्षिण के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में जो नए राज्य स्थापित किए गए थे उनमें एक में गुलामी प्रथा पर प्रतिबंध होता था और दूसरे में इसकी छूट होती थी। अमेरिकी सीनेट और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाताओं की संख्या में बराबरी बनाए रखना इस समझौता का उद्देश्य था। दास प्रथा रहित कैलिफोर्निया की स्थापना से यह संतुलन टूट गया और उत्तर के इलाके को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। इसके बदले में दक्षिण के राज्य को संतुष्ट करने के लिए कुछ करना पड़ा वो लोगों के, और उन्होंने किया। अतः यह निश्चय हुआ कि दक्षिण से जो भगोड़े दास उत्तर पहुंचेंगे उनको पकड़कर वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रथा को समाप्त नहीं किया, पर जो दास उत्तर से भाग के दक्षिण की ओर आएंगे उसे वापस पकड़ के दक्षिण में भेज दिया जाएगा।
किंतु भगोड़े गुलामों को पकड़कर दक्षिण में उसके मालिकों को सुपुर्द करने के बदले उसका जो है विरोध होने लगा। उन्होंने नहीं किया, उल्टा उनके प्रतिसाद हुआ और दास प्रथा के विरोधियों ने इस प्रथा को मूलतः खत्म करने की मांग उठा दी। और दोस्तों, इसी मांग के चलते मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ और अगला वीडियो इसी पॉइंट से शुरू करूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि मुझे थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होती है, तो ठीक है दोस्तों, मैं नया हूँ, मुझे सिखाओगे, कौन सिखाएगा? आप नहीं सिखाओगे, कौन सिखाएगा? कमेंट करो यार, जहाँ आपको गलती लगती वहाँ कमेंट करो, मैं अपने अंदर चेंज करूँगा। इसी के साथ सब बाय, गुड।